नाज़रीन, आप लोग जानते होंगे कि आजकल के इस महंगाई के दौर में हर कोई अच्छी से अच्छी जॉब करना चाहता है, जिसके में इसका टाइम भी कम लगे और पैसे भी ज़्यादा मिले। जी तो आज हम आपको ऐसे ही जॉब के बारे में बताएंगे, जिसमें कुछ खास करने को नहीं मगर सैलरी करोड़ों में है। चलिए तो जानते हैं मेरे मुताबिक 1.2 मिलियन की एनुअल सैलरी यानी 30 करोड़ रुपए मिल रहे हैं सिर्फ इस लाइट हाउस को गार्ड करने के लिए। क्या आप में हिम्मत है ये जॉब करने की? आपका कोई बॉस नहीं होगा जो आप पर नज़र रखेगा। जब दिल करे आप आराम से सो सकते हैं, आराम से उठ सकते हैं, व्यू एंजॉय करें, फिशिंग करें। आपको बस इतना ख्याल रखना है कि लाइट हाउस के ऊपर वाली लाइट ठीक से काम कर रही है या नहीं। 30 करोड़ रुपए मिलेंगे सिर्फ लाइट हाउस को देखने के लिए कि वो ठीक काम कर रही है या नहीं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अच्छी खबर यहीं ख़त्म हो जाती है और बुरी खबर ये है कि ये दुनिया की सबसे ख़तरनाक जॉब है, क्योंकि लाइट हाउस समंदर के बीचों बीच होता है। इधर आपसे कोई बात नहीं करेगा, हर जगह तन्हाई होगी और सबसे ख़तरनाक बात यह है कि यहाँ सबसे ज़्यादा खौफनाक तूफ़ान आते हैं। ऊंची ऊंची बिगड़ती हुई लहरें पूरे लाइट हाउस से ज़ोरदार आवाज़ों के साथ टकराती हैं। इस जॉब में जान जाने का भी खतरा हो सकता है। ये सब जानने के बाद क्या आप में हिम्मत है इस जॉब के लिए अप्लाई करने की? वैसे इस अजीब व गरीब जॉब के बारे में सुनने के बाद आप भी सोच रहे होंगे कि इस लाइट हाउस को बनाए ही क्यों गया है और इसकी लाइट हमेशा क्यों जलती रहती है। इस बात को जानने के लिए हमें ये जानना होगा कि लाइट हाउस की शुरुआत कहाँ से हुई थी। कदीम ज़माने में सफ़र करने के लिए आजकल की तरह कारें, जहाज़ या हेलीकॉप्टर तो नहीं हुआ करते थे। इसलिए इस दौर में सफ़र करने के लिए समंदर को ही सबसे अच्छा ज़रिया समझा जाता था। लेकिन इस वक्त भी समंदरों में सफ़र करना इतना आसान नहीं था जितना आज के ज़माने में है। इस वक्त आज की तरह नेविगेशन सिस्टम नहीं था, इसलिए अक्सर समुद्री जहाज़ अपना रास्ता भटक जाते थे और जहाज़ में बैठे मुसाफिरों की मौत भी वाक़या हो जाती थी। और साथ ही साथ रात के अंधेरे में अक्सर ये जहाज़ समंदर के किनारों और समंदर में मौजूद पत्थरों से टकराकर टूट जाते थे और बाज़ दफ़ा बड़ी बड़ी चट्टानों से टकराकर डूब भी जाते थे। इन्हीं हादसात से बचने के लिए पुराने ज़माने की बंदरगाहों पर ये लाइट हाउस वहाँ के किरदार में आए हुए राजाओं की इजाज़त से बनाए जाते थे। इस ज़माने में इनको दीप घर भी कहा जाता था और इनका इस्तेमाल जहाज़ों को रास्ता दिखाने के लिए किया जाता था। इनकी ऊंची मीनार से जो रोशनी आती थी, इससे जहाज़ों को रास्ता देखने में बहुत आसानी मिलती थी। आपको बताते चलें कि दुनिया में पानी के जहाज़ों की हिस्ट्री बहुत पुरानी है, इसलिए लाइट हाउस को भी बहुत कदीम माना जाता है, मगर इसके सबूत बहुत बाद के मिलते हैं। पहले ज़माने में लाइट हाउस में लाइट की जगह आग दिखाकर रास्ता दिखाया जाता था, लेकिन आग जलाने से समंदर में बहुत दूर तक इसकी रोशनी नहीं दिखती थी। ये सिर्फ छोटे जहाज़ों को मैसेज देने के लिए ठीक था, क्योंकि छोटे जहाज़ों को काफ़ी पास से भी मैसेज मिलने के बाद जहाज़ों की रफ्तार पर काबू पा सकते हैं, लेकिन बड़े जहाज़ों को इतने करीब से कंट्रोल करना आसान नहीं होता। फिर वक्त के साथ साथ जैसे जैसे जहाज़ों की बनावट और इनमें दी गई सहूलतों में जिद्दत आई, तो इसी तरह लाइट हाउस को भी फरामोश नहीं किया गया और इसमें आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली आने लगी और इसको मुख्तलिफ स्कूलों और कॉलेजों में भी पढ़ाया जाने लगा। पहले लाइट हाउस सिर्फ समंदर के किनारों पर लगाए जाते थे, लेकिन जब समंदर में भटकने का सिलसिला आम हो गया तो फिर इसको भी समंदर में भी बनाया जाने लगा। एक टावर बनाया गया जिसे हरकुलिस टावर का नाम दिया गया। ये इस वक्त भी दुनिया में मौजूद है। टावर की बुनियाद कब रखी गई ये तो नहीं मालूम, मगर रिकॉर्ड बताते हैं कि ये रोमन दौर में बनाया गया था, जो कि अलेक्जेंडर के दौर के बाद था। ये वक्त के साथ धंस गया था। फिर 1788 से 1798 तक इसको दोबारा बहाल किया गया और ये आजकल स्पेन में मौजूद है। इसके बाद लाइट हाउस का कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया में फैल गया। फिर ट्रेड बढ़ने की वजह से समंदर के बिजी ट्रेड रूट के बीच में जहाँ रॉक्स हर तरफ बिखरे होते थे और जब रॉक से शिप को ज़्यादा खतरा होता था कि कहीं ये इनको डुबा ना दें, इन जगहों पर भी लाइट हाउस बनना शुरू हो गए थे। इसीलिए समंदर के बीचों बीच में डिफरेंट लोकेशंस पर आपको लाइट हाउस देखने को मिलते हैं। इन लाइट हाउस में आग जलती थी, मगर ये कोई आइडियल सिचुएशन नहीं थी, क्योंकि ऑयल और कोल और लकड़ियों का हर वक्त इस्तेमाल करना मुमकिन नहीं था। इसके बाद कैंडल, गैस लैंप और ऑयल लैंप आ गए थे, मगर इनकी लाइट इतनी ज़्यादा ब्राइट नहीं होती थी। जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई तो लाइट बल्ब की इन्वेंशन हुई।
तो लाइट हाउस भी इलेक्ट्रिक बल्ब पर शिफ्ट होना शुरू हो गए क्योंकि इनकी लाइट ज़्यादा होती थी। मगर फिर भी लाइट हाउस किस तरह मीलों दूर रिफ्लेक्ट करते थे? तो इसका जवाब ये है लेंसेज। 1800 तक इन रिफ्लेक्शन को लाइट सोर्स के पीछे लगाया जाता था क्योंकि इस टाइम के इंजीनियर्स को एक बात पता चली कि लाइट को और ज़्यादा फोकस किया जा सकता है कि लेंस को अगर हम लाइट के सामने रखें। लेकिन इसमें मसला ये था कि जितना मोटा लेंस होगा उतनी ही लाइट कम होगी। तो यहाँ पर आ जाते हैं फ्रेंच फिजिसिस्ट और इंजीनियर फ्रेसलैंड, जिनके पास बड़ा अच्छा और ज़बरदस्त सोल्यूशन था। उन्होंने एक तो लेंस को बारीक कर दिया, दूसरे इसके डिज़ाइन को इस तरह कर दिया कि सारी लाइट एक ही पॉइंट पर फोकस कर दी गई। फैली हुई लाइट को एक सिंगल डायरेक्शन में भेजा जा सकता था। मोस्टली लाइट हाउसेज में अब फ्री लेंसेज ही इस्तेमाल होते हैं। लाइट को मीलों दूर से बहुत आसानी से देखा जा सकता है। अब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। मज़ीद वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।